नमस्ते बच्चों, सब टनाटन। आज हम लोग लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज कॉलिजन, ये सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं कि सब आज ही पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोमेंटम से शुरू करेंगे, सेंटर ऑफ मास तक पहुंचेंगे। ठीक है, कैसे कैसे कहाँ से कैसे पहुंचते हैं देखते हैं। एक्चुअल में अभी तक हम लोग क्या क्या स्टडी किए। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़े थे? प्रिडिक्टिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, है ना। उसमें क्या करते थे, किसी पार्टिकल का पोजीशन निकालते थे, है ना। किसी पार्टिकल का पोजीशन निकाल सकते थे, किसी पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है किसी टाइम टी पर वो निकालते थे, किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है। अभी एक्सेलरेशन भी हम डिफाइन किए थे, वेलोसिटी भी हम डिफाइन किए थे, पोजीशन भी हम डिफाइन किए थे, है ना। ये सब डिफाइन किए थे और कैलकुलेट करना सीखे थे। फिर डायनामिक्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन पढ़े, फिर डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़े, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े। लेकिन इन सब को पढ़ने के दरमियान हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअल? व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डूइंग जस्ट कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी, कैलकुलेटिंग जस्ट द एक्सेलरेशन, कैलकुलेटिंग जस्ट द पोजिशन with the help of kinematics, with the help of Newton's second law of motion and with the help of energy। ठीक है, आज एक और फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन करने जा रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम। उसको क्या बोलते हैं बेटा जी? लीनियर मोमेंटम। चलिए, ये है क्या, इसको कैसे कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे ये जरा सा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक रेफरेंस फ्रेम ले लेते हैं, एक्स वाई और ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है ना। हमने एक क्या लिया सबसे पहले बेटा? रेफरेंस फ्रेम। अब क्या करेंगे, इसमें एक पार्टिकल ले लिया। क्या ले लिया बेटा जी? एक पार्टिकल जिसका मास क्या है? m है। ठीक है, सिंपल एकदम शुरू से चल रहे हैं। ये एक रेफरेंस फ्रेम है और ये मान करके चलिए ये कैसा फ्रेम है बेटा? इनर्शियल फ्रेम है। ये जो फ्रेम हम लिए हैं के, ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, अब एक पार्टिकल है पॉइंट लाइक मास। पॉइंट लाइक मास इसका डायमेंशन क्या हो, जिस पार्टिकल का लेंथ विद हाइट क्या हो, नेग्लिजिबल हो, उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट लाइक मास बोलते हैं। तो इस मास का हम लोग स्टडी करेंगे, इसके मोशन का स्टडी करेंगे। सिंपल। सपोज ये जो पार्टिकल है इसका वेलोसिटी क्या है बेटा? इसका वेलोसिटी क्या है? भी। अब ऑब्वियस ही बात है, ये इसके रिलेटिव में इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो इसी के रिलेटिव में इसका ही वेलोसिटी हम लिख रहे होंगे बेटा। इसका वेलोसिटी क्या है बेटा? भी, है ना। इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है? भी है। चलिए, अच्छा बात है, वेलोसिटी है। तो हम एक फिजिकल क्वांटिटी यहां डिफाइन करेंगे, लीनियर मोमेंटम, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज पी। पी जहां क्या डिनोट कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम। और वेक्टर इसके ऊपर में डाले हैं, मतलब पी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। पी इज इक्वल टू होता क्या है बेटा जी? तो ये हो जाता है क्या? मास टाइम्स क्या? वेलोसिटी। आज के बाद इसको याद रखिएगा, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल m। और ये वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में भैया? इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। चलिए ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और जानते हैं। लीनियर मोमेंटम ये हो गया, क्या हो गया बेटा जी? लीनियर मोमेंटम। तो अब क्या क्या विचार करेंगे हम? वेक्टर डाल दिए, माने वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। पी का जो मैग्नीट्यूड होगा मास टाइम्स स्पीड के बराबर होगा। क्या होगा? मास टाइम्स स्पीड, है ना।
पी का यानी कि लीनियर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा वो कितने के बराबर होगा, मास टाइम्स स्पीड के बराबर होगा, यानी कि mv के बराबर हो जाएगा। जो पार्टिकल का मास है इसका जो स्पीड है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, यानी कि लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा, इस लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा विच विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी कहे ना ज़्यादा बेहतर होगा, दिस इज अ डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी whose magnitude is equal to mass times a speed of that particle and direction is along the direction of velocity। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, देख लो जरा सा, यूनिट क्या हो जाएगा, मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी द यूनिट। ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, यूनिट क्या हो गया बेटा, केजी मीटर पर सेकेंड, पी का यूनिट क्या हुआ, केजी मीटर पर सेकेंड, डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, मास टाइम्स स्पीड। ये तो इसके बारे में चलो अब हो गया, अब हो गया, चलो ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल का हम लोग पॉइंट लाइक पार्टिकल का हम लोग लीनियर मोमेंटम डिफाइन किया। अगर पॉइंट लाइक एक से अधिक पार्टिकल हो, इसको m1 ले लो भैया, फिर एगो और पार्टिकल हो, इसका मास क्या है बेटा, m2 है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये v2 है, एगो इधर और पार्टिकल है, इसका मास क्या है बेटा, m3 है, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन v3 है, एगो और इधर मास ले लो, डॉट 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 करके, इधर इसका वेलोसिटी क्या है, vn है, क्या है बेटा, vn है, इसका मास mn, यानी कि n पार्टिकल हमने लिया, ठीक है। अब 4 गो दिख रहा है लेकिन समझिए कि n गो पार्टिकल यहाँ पर में, इसका टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, टोटल लीनियर मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा, इस रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में बेटा क्या हो जाएगा, सिंपल पी नेट जो हो जाएगा बेटा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ n पार्टिकल, या फिर अब अगर इसको हम एक सिस्टम ले लें, हम अपना n पार्टिकल का क्या लें, एक सिस्टम ले ले बेटा, तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी नेट बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn, where P1 is linear momentum of particle 1 relative to this reference frame, P2 क्या linear momentum of particle 2 relative to this reference frame dot 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 है ना। यानी कि इसको अगर हम फॉर्मूला के टर्म में लिखे बेटा तो क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा बेटा, mn vn। ये क्या हो गया हमारा पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम। अब आइए लेफ्ट साइड में क्या है, नेट लीनियर मोमेंटम है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं, नेट लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, टोटल मास आई इंटू भी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 mn vn। ये लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, m इंटू भी। अब समझने वाली बात यह है बेटा जी कि राइट साइड में तो m1
पार्टिकल m1 का मास है, v1 क्या उसका वेलोसिटी है। उसी तरह से सबका एक्सप्लेनेशन है। इधर ये वेलोसिटी किसका है, ये जो हम mv तो होगा ना, नेट लीनियर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं। नहीं तो m तो टोटल मास हो गया, यानी m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn। लेकिन फिर बेटा ये v किसका वेलोसिटी है, m1 का? नहीं, उसका तो v1 है। m2 का? नहीं, उसका तो v2 है। m3 का? नहीं, उसका v3 है। mn का? नहीं, उसका vn है। तो ये v किसका वेलोसिटी है, ये सवाल रह गया, ये क्वेश्चन रह गया। अब इसको जरा सा यहीं पर विराम दे देते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v को, v बराबर क्या हो जाएगा बेटा, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 mn vn डिवाइडेड बाई क्या, यह m क्या है यहाँ बेटा, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। नेट लीनियर मोमेंटम इसका क्या हो गया, m इंटू v। m तो टोटल मास हो गया पूरे सिस्टम का। पूरे सिस्टम, जो हम सिस्टम लिया, ये हमारा सिस्टम है ना, इसका मास क्या है, m1 प्लस m2 प्लस mn। ये v क्या है, ये बाद में अब हम विचार करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी इक्वेशंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एंड क्या करो कि इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो बेटा, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। तो देखो ना, इधर करेंगे तो dv बाई dt यानी कि एक्सेलरेशन, अब बराबर क्या हो जाएगा, इधर m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस डॉट 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 mn an, अब बटा क्या हो जाएगा बउआ, m1 प्लस m2 प्लस m3 अब प्लस डॉट 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 mn। ये दो इक्वेशंस हमारा आया। v यहाँ क्या है, a यहाँ क्या है, किसका एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी किसका है, ये सब क्वेश्चन अनआंसर्ड यहाँ पर है। और एक क्वेश्चन यहाँ से रिस्क हो जाएगा बेटा कि अगर ये वेलोसिटी है तो इसको लिख सकते हैं dr बाई dt, इसको लिख सकते हैं dr1 बाई dt, इसको लिख सकते हैं dr2 बाई dt। और अगर हम इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड, क्या कर दें बेटा, इंटीग्रेट कर दें, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, r बराबर, ये पोजीशन क्या आ जाएगा बेटा, इधर m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 mn rn डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। ये तीन इक्वेशंस आ गया। यहाँ m1 के बारे में तो पता है, पार्टिकल 1 का मास, r1 क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल 1 रिलेटिव टू दिस रेफरेंस फ्रेम। क्यों, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे थे। ये कैसा फ्रेम हम लिए हैं बेटा, इनर्शियल फ्रेम लिए। तो यहाँ पर मैं इतना तो ऑब्वियस है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर हम इस सिस्टम के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिस्टम का मतलब m1 को, m2 को, m3 को, तो a1 क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 रिलेटिव टू दिस फ्रेम, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 रिलेटिव टू दिस फ्रेम, है ना। और यहां वेलोसिटी v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 रिलेटिव टू दिस फ्रेम। तो ये तीन इक्वेशंस है। राइट साइड तो बड़ा आराम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये है, लेकिन यहाँ लेफ्ट साइड में समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक हम, ये एक्सेलरेशन किसका, ये वेलोसिटी किसका, ये पोजीशन किसका, इसको जरा सा हम समझेंगे बेटा, लेकिन 5 मिनट बाद। कितना मिनट बाद, 5 मिनट बाद। आप लोग बुक मत अभी पलटिएगा, बुक कुछ नहीं पलटना है, सीधे कॉपी में लीजिए और बैठिए और सोचिए 5 मिनट कि ये वेलोसिटी किसका है, ये पोजीशन किसका है, ये एक्सेलरेशन किसका है। राइट साइड में तो सब यहाँ से शुरू किए थे, लीनियर मोमेंटम डिफाइन किए, तो पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम निकाले, फिर उसी से आगे बढ़ते हुए ये सब इक्वेशंस निकाल दिए। लेकिन ये एक्सेलरेशन किसका, ये वेलोसिटी किसका, ये पोजीशन किसका। 5 मिनट आप लोग सोचिए, और तब तक फिर हम क्या करेंगे, कुछ और समझाते हैं, तब तक फिर हम इस पर आ जाएंगे टन से। ऐसा कोनो बात नहीं है, नहीं आएंगे, ऐसा बात नहीं है बच्चा लोग, हम टुन सना आ जाएंगे इसके ऊपर।
लेकिन तब तक हम कुछ और भी समझ लेते हैं टनाटन, क्या है कि नहीं। चलिए इसको याद रखिएगा, तीनों इक्वेशंस को, है ना, क्या है नहीं है सब हम अभी एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे बेटा। पहले जरा सा कुछ और भी समझ लेते हैं, बूझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो चल ही रहे थे हम लोग, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी लीनियर मोमेंटम हम डिफाइन किया, आगे कुछ इक्वेशंस निकाले थे, उसको वहीं जहां पर तक हम ले गए उसको वहीं तक रहने दीजिए। अब जरा सा क्या करिए कि सिंगल पार्टिकल, अब समझिए, एक पार्टिकल पर कंसीडर कीजिए, इस पार्टिकल के ऊपर क्या करिए बेटा, इस पार्टिकल के ऊपर कंसीडर कीजिए। तो P बराबर क्या हो जाएगा बेटा उस पार्टिकल का, 1 का m1 इंटू V1, है ना। अब लेफ्ट साइड को डिफरेंशिएट कीजिए, राइट साइड को डिफरेंशिएट कीजिए, और मान करके चलिए कि मास जो सारे पार्टिकल्स का है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट मान करके चलिए, वेरिएबल मत मानिए। लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा बेटा जी, dp1 y dt बराबर m dv1 बाई dt, है ना। अब बराबर ही क्या हो जाएगा, बाई न्यूटन सेकेंड लॉ से dp1 बाई dt बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल m1। ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ये एक इक्वेशन हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ, ये क्या है बेटा, न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ है ये, ठीक है, यहां तक तो पहुंच गए। अब अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस पार्टिकल इज इक्वल टू क्या है, 0 है, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस पार्टिकल इज इक्वल टू 0 है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि यहाँ m1 डाल देंगे कि dp1 बाई dt बराबर क्या, 0। यानी कि यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, p1 बराबर क्या, कांस्टेंट, p1 बराबर क्या, कांस्टेंट, यानी पार्टिकल 1 का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पार्टिकल 1 का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट कहने का मतलब क्या, m1 v1 बराबर क्या, कांस्टेंट। यानी कि मास को अगर कांस्टेंट माने, मास को अगर हम लोग कांस्टेंट माने तो m1 और v1 का प्रोडक्ट क्या होगा, एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं मान सकते, m1 और v1 का प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट है ये दोनों, बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा उस पार्टिकल के लिए, है ना। यानी कि m1 v1 बराबर m1 v2। अब मास चूंकि अगर कांस्टेंट है m1 तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, किसी भी टाइम पर कांस्टेंट रहेगा ही। न्यूटन एक्चुअल में फर्स्ट लॉ ही दे रहा है, कह रहा है कि अगर इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो इसका वेलोसिटी क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। चलो ठीक है, यहाँ तक तो चलो आराम आराम से हम लोग समझ लिए। अब पूरे सिस्टम पर विचार करते हैं, तो पी नेट उसका क्या हो जाएगा बेटा, पूरे सिस्टम पर अगर हम लोग विचार करेंगे तो पी नेट क्या हो जाएगा, अब पी नेट, नेट लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, देखो जरा, नेट लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा जरा देखते हैं। पी नेट बराबर क्या आया था, अभी अभी हम कैलकुलेट किए थे बेटा जी, बराबर आया था m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 mn vn, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम ही हो गया, है ना। और अगर जो अभी से ठीक प्रीवियस स्टेप में हम कंसेप्ट अप्लाई लगाए थे कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के ऊपर जो हमारा सिस्टम हम कंसीडर किए हैं यहाँ, इसके ऊपर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज इक्वल टू 0 हो,
हम कह सकते हैं ना कि पी नेट जो है वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस डॉट 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 mn vn बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी कि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या इसको बोलते हैं कि कंजर्व रहेगा। यानी कि किसी टाइम t1 पर m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट डॉट mn vn है, वेलोसिटी इस तरह से है। और किसी टाइम t पर अगर ये वेलोसिटी v1 f ले लो तो m1 v1 f हो गया इसका, किसका, 1 का, प्लस m2 v2 f हो गया सेकेंड पार्टिकल का, प्लस डॉट 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 mn, अब vn f हो गया nth पार्टिकल का। तो ये क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। यानी कि इसको बोलते हैं क्या, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल is equal to 0, then the linear momentum of that particle or system of particle remains conserved. This is called principle of conservation of linear momentum. बात समझ में आ गई कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन आवर सिस्टम, जो भी आप कंसीडर किए, आवर सिस्टम कहने का मतलब जो भी सिस्टम आप कंसीडर किए हैं, उसके ऊपर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो बेटा, 0 हो, तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं यहां से हमारे प्रीवियस स्टेप के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, प्रीवियस स्टेप जो हम ला करके छोड़ दिए थे कि क्या है नहीं है, हाँ है, उसके ऊपर अब चलते हैं बेटा। आ जाइए तो टानाटन चलते हैं, उसमें कौन सा बड़का बात हो गया, टानाटन हम लोग चलते हैं भाई, सबको मिटा देते हैं। अरे क्या हो रहा है, गंदा हो गया बोर्ड, गंदा हो गया, गंदा हो गया। चलिए हो गया काम। तो कहाँ पर लाके हम छोड़े थे उसको, आर बराबर क्या आ गया था बेटा, m1r1 प्लस m2r2 प्लस डॉट 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 mnrn बटा mn। पोजीशन हुआ, ये वेलोसिटी क्या आ गया था, m1 v1 m2 प्लस डॉट 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 mn vn बटा m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn ना बेटा जी। और यहाँ एक्सीलरेशन भी आया था, ओ एक्सीलरेशन भी आया था, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस डॉट 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 mn an बटा mn। आपके ऊपर हम सवाल छोड़े थे कि भाई राइट साइड तो क्या है, m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 प्लस mn इंटू rn बटा m1 प्लस m2 प्लस r1 क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल 1 रिलेटिव टू दिस o, पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2 रिलेटिव टू o, फिर यहाँ v1 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 रिलेटिव टू o, डॉट 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 vn एक्सेलरेशन ऑफ, ये सब तो क्लियर है। लेकिन ये लेफ्ट साइड में ये a भी r है क्या। अब चलते हैं, आप लोग अभी तक खूब सोच चुके होंगे
और कई बच्चा लोग आप लोग आंसर भी इसका ढूंढ चुके होंगे। जो बुक से ढूंढा उसको हम बड़ाई नहीं करेंगे भाई। हाँ, जो खुद से कुछ रिसर्च किया, बोला कि कुछ तो है सर, कहीं तो कुछ है जिसका ये पोजीशन बता रहा है, जिसका ये वेलोसिटी, जिसका। दिस इज एक्चुअली प्रिडिक्टिंग पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। दिस पोजीशन, जो ये पोजीशन बता रहा है, राइट साइड क्या पोजीशन है, दिस इज एक्चुअली पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। उसको क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर ऑफ मास। इस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का कहीं ये कोई पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे हम लोग क्या मान सकते हैं कि इस सिस्टम का टोटल मास क्या है, कंसंट्रेटेड। चलो ये पॉइंट यहां है, ठीक है। तो ये जो आर हमारा है, ये इसी पॉइंट का क्या है बेटा? पोजीशन रिलेटिव टू ओ। इसी पॉइंट का पोजीशन है। और ये पॉइंट ऐसा है कि जहां हम मान सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम का मास क्या है, कहां कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, इस पॉइंट पर। तो उस पॉइंट का ये जो इक्वेशन है, ये उसका क्या बता रहा है बेटा? पोजीशन बता रहा है। अब इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। इसी पॉइंट का ये जो इक्वेशन है वो वेलोसिटी बता रहा है, और उसी पॉइंट का ये जो एक्सीलरेशन है वो क्या बता रहा है? एक्सीलरेशन बता रहा है। रिलेटिव टू विच फ्रेम? दिस फ्रेम के। समझ में आ रही बात? अगर एन मास का क्या एन पार्टिकल है, एन पार्टिकल है, 1 2 3 4 डॉट 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 एन पार्टिकल्स है, तो हम उस एन पार्टिकल का एक क्या ले लिए बेटा? सिस्टम ले लिया। क्या ले लिया? सिस्टम ले लिया। तो उस सिस्टम में कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां हम क्या मान सकते हैं, उस पूरे सिस्टम का मास क्या मान सकते हैं? कंसंट्रेटेड उसी पॉइंट पे मान सकते हैं ना। दैट पॉइंट इज कॉल्ड center of mass, and this equation is giving the position of that point relative to this O. Similarly, extending this concept, this velocity is velocity of that point relative to O. That point is called center of mass. तो यहाँ सब जगह आप क्या कर दीजिए? CM कर दीजिए। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया, ये एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। अब इस सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट तो आ गया भाई, वहां टोटल मास को हम लोग कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, ठीक है। और जैसे हम लोग पॉइंट मास के लिए मोशन को जब ऑब्जर्व कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे ड्यूरिंग काइनेमेटिक्स, ड्यूरिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसी तरीके से इस पॉइंट के भी मोशन का हम लोग स्टडी कर सकते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ लगा सकते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं आया, एफ नेट बराबर m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस mn an, अब बराबर एफ नेट यानी कि टोटल मास गुने एक्सेलरेशन ऑफ दैट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। पार्ट ऑफ सिस्टम कहने का मतलब m1 का मोशन कुछ हो, m2 का मोशन कुछ हो, mn का मोशन कुछ हो, बात समझ में आ रही है। लेकिन सेंटर ऑफ मास का मोशन विल बी गवर्न्ड बाय दिस थ्री इक्वेशंस। बात समझ में आ रही है। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, चाहे बाकी सबका एक्सीलरेशन किसी तरह से हो, लेकिन एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सीलरेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल में जो रिलेशन होगा वो इसी इक्वेशन से आएगा। और वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में यही रिलेशन होगा। ये पॉइंट वैसा पॉइंट होता है जैसे कि हम कंटिन्यूअस बॉडी, हम तो डिस्क्रीट बॉडी नहीं है, तो डिस्क्रीट पार्टिकल m1 m2 डॉट 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 mn, हम एक कंटिन्यूअस बॉडी है। अगर मान ले कंटिन्यूअस है तो हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? यहाँ नाभि में होता है, ठीक है। इसी तरह से एक यूनिफॉर्म रोड लिए, आयरन रोड या लकड़ी का रोड कुछ भी ले लिए, यूनिफॉर्म है, उसका लेंथ एल है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? ठीक मिडिल पॉइंट पे उसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो ये सब रिजिड बॉडी हो गया, ठीक है। और ये किस तरह के बॉडी का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है? डिस्क्रीट बॉडी, डिसकंटिन्यूअस बॉडी। डिसकंटिन्यूअस करने का मतलब जो n पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट मास है उससे बना हुआ। अगर कंटिन्यूअस बॉडी हो तो यहां पर मैं इस इक्वेशन को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो r सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे बेटा? r सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे? सिग्मा एम आर आर एम एन आर एन, एन बराबर 1 अप टू n, अब बटा क्या लिखेंगे? सिग्मा एम एन, एन बराबर 1 अप टू n। ये क्या हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास? एम एन आर एन मतलब m1 r1 प्लस m2 r2 वेक्टर सब,
ये सब वेक्टर्स है ना, ठीक है। उसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में अगर हमको कहे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखिए तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एम एन वी एन बटा 1 से लेकर के n तक, यहाँ सिग्मा एम एन 1 से लेकर के n तक की वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया, होगा ना। और उसी प्रकार से हम एक्सीलरेशन के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कैसा बॉडी के लिए है, डिस्क्रीट बॉडी, डिसकंटिन्यूअस बॉडी। अगर कंटिन्यूअस बॉडी हो तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, ये तो पार्टिकल फॉर्म, तो सीधा इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दो, आर सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या, आर डी एम बटा इंटीग्रेशन डीएम। ये क्या हो गया हमारा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिलेटिव टू दिस पॉइंट फॉर कंटिन्यूअस बॉडी, अगर यहाँ एक कंटिन्यूअस बॉडी हो तो। इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रल वी डीएम बटा इंटीग्रल डीएम। इसी प्रकार से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस बॉडी के लिए। अब देखिए कंटिन्यूअस बॉडी का ही वेलोसिटी तो चलिए आप टन से निकाल लीजिएगा, जो एक पॉइंट का होगा वही दूसरे पॉइंट का होगा वही तीसरे, चूंकि कंटिन्यूअस बॉडी, लेकिन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने में जैसे कि देखिए ना, हम एक सेमी सर्कुलर प्लेट ले लिया, अब इसका इधर वेलोसिटी, अगर इस पॉइंट का इधर वेलोसिटी, ये क्या है कंटिन्यूअस बॉडी है, रिजिड है, अगर भी है तो सब का वेलोसिटी क्या होगा, इसमें भी ही हो जाएगा, तो इसमें तो सब का एक्सेलरेशन क्या हो गया यही, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास मान लिया इस पॉइंट के रिलेटिव में, हम इसका क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लेते हैं कि रेस्ट में है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को और एक फॉर्म में लिख सकते हो, तो आर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया बेटा, एक सेंटर ऑफ मास क्या निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, तो इसी में ये क्या है, आर सेंटर ऑफ मास बराबर क्या है, ऐसे समझ लीजिए कि आर सेंटर ऑफ मास बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही तो है ना आर सेंटर ऑफ मास, यानी कि एक्स बराबर हमारा क्या आ गया, एक्स सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 mn xn बटा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn डॉट डॉट डॉट, ये एक सेंटर ऑफ मास। इसी प्रकार से हमारा y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से निकल जाएगा टनाटन, y सेंटर ऑफ मास m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस mn by n बटा m1 प्लस m2 प्लस mn हो जाएगा। इसी प्रकार से z सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, तो वही जो बताया उसी प्रकार से निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है ना बच्चा जी, कहीं कोई डाउट रह रहा है, हाँ कहीं कोई डाउट रह रहा है, उसी प्रकार से हम लोग बाई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रल बाई डीएम बटा इंटीग्रल डीएम। इसी प्रकार से जेड सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल जेड डीएम बटा इंटीग्रल डीएम। इसी प्रकार से ये हो गया, हाँ एक सेंटर ऑफ मास बाई, ये सब किस बॉडी के लिए बेटा, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, ठीक है, कंटिन्यूअस बॉडी। और वो जो फॉर्मूला बताया वो डिस्क्रीट बॉडी m1 m2 mn n पार्टिकल है, उसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, उस तरह के बॉडी के लिए है वो जो इक्वेशन है, ठीक है ना। और लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन में भी क्या बोले थे कि m1 v1, जैसे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जब 0 हो रहा था बेटा, तो हमारा लीनियर p नेट क्या था, कांस्टेंट था, यही था ना। अब मान लिया जाए कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग ही सिर्फ नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, वाई एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स है, जेड एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स बेटा है, तो पार्ट ऑफ सिस्टम, मतलब सिस्टम का पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग, जिस एक्सिस के अलोंग भी नेट फोर्स 0 है उसके अलोंग भी लीनियर मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं। पी नोट बराबर नोट कांस्टेंट, लेकिन अगर पी एक्स बराबर कांस्टेंट है सिस्टम का,
तो पी एक्स आई बराबर पी एक्स क्या हो जाएगा, एफ। इसको याद रखिएगा। वेन एफ नेट एलोंग एक्स एक्सिस क्या है बेटा, 0। तो ये हो जाएगा। ऑल दू यहां पर में हम लिख दें कि एफ नेट एलोंग बाई एक्सिस नॉट इक्वल टू 0, एफ नेट एलोंग जेड एक्सिस नॉट इक्वल टू 0। यानी कि अगर लीनियर मोमेंटम मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर में एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स अगर नहीं हो मतलब 0 हो, तो एक्स एक्सिस के अलोंग लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, अगर वाई एक्सिस के अलोंग लीनियर मोमेंटम क्या हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, P बाई आई बराबर P बाई एफ हो जाएगा, अगर वेन एफ नेट बाई एक्सिस के अलोंग क्या हो, 0 हो, जबकि एफ नेट जेड नॉट इक्वल टू 0 है, एफ नेट एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, तो भी बाई एक्सिस के अलोंग अगर 0 है नेट फोर्स, तो उसके अलोंग हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। अभी बेटा यहीं पर हम लोग उसी तरह से जेड एक्सिस के अलोंग भी आप लोग सोच सकते हैं। अभी इसको यहीं पर विराम देते हैं बच्चा, और जरा सा दो चार को प्रॉब्लम बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा थियोरेटिकल पोर्शन हो गया, अभी तक प्रॉब्लम आया नहीं है, तो दिमाग में थोड़ा सा वाला लोचा लग रहा होगा कि कहाँ मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इसको जरा सा हम इसको देते हैं क्या, विराम, और थोड़ा सा हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स बना लेते हैं, एक आध दो चार, ठीक है ना। ये देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को, ठीक है। देखो बेटा ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि टू पार्टिकल ऑफ मासेज 1 kg and 1 kg and 2 kg are located at x बराबर 0 and x बराबर 3 मीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। चलो पहले एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। एक पार्टिकल कहता है कि यहाँ x बराबर 0 पर, यानी कि एक पार्टिकल हमारा, और एक पार्टिकल यहाँ पर में है, कहाँ पर में है बेटा, m2 है, और इसका पोजीशन क्या है, 3 मीटर यहाँ से। तो अब obvious सी बात है, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 0, z कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 0, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी एक सिर्फ x कोऑर्डिनेट होगा। एक सेंटर ऑफ मास अभी बताए थे, एक सेंटर ऑफ मास क्या है, फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 x2, अभी अभी जस्ट हम आपको दिखाए थे, प्लस mn xn बटा m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। यानी कि इन दोनों मास का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ है, रिलेटिव टू दिस ओरिजिन। बात समझ में आ रही है ना, रिलेटिव टू दिस ओरिजिन, यानी कि वो पॉइंट कहाँ है जहां इन दोनों के मास को हम लोग क्या मान सकते हैं, कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, यही तो पूछ रहा है। तो फॉर्मूला में अब यहाँ तो दो ही पार्टिकल है, तो क्या लिखेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 बटा m1 प्लस m2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, m1 कितना है, 1 kg, 1 kg का पोजीशन कहाँ है बेटा, तो ओरिजिन पर ही है, तो 0 हो गया। दूसरा कितना kg है, 2 kg है, इसका पोजीशन कहाँ है बेटा, 3 मीटर पर, तो गुने 3 कर देंगे, डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना हो गया, 2 प्लस 1 1 प्लस 2 बराबर 3 दूना 6 बटा 3, यानी कि 2 मीटर। यानी कि यहाँ से किधर होगा, यहाँ कहीं है सेंटर ऑफ मास, कितना डिस्टेंस पर बेटा, यही तो हमारा आंसर हो गया, यही ना आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया बेटा जी। इसमें कहीं कोई डाउट है तो आप बहन से पूछ सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पर मैं वाला हमको पूरा डाउट है, ये वाला आप इक्वेशन कैसे लिख दिए, हम टनाटन एक्सप्लेन करेंगे बेटा, कुछ नहीं किया, जो अभी अभी इक्वेशन हम डेराइव किया था वही वाला इक्वेशन यहाँ लिख दिया, एक सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर ये होता है, फिर जो जो वैल्यू दिया हुआ था वही वैल्यू हम पुट कर दिया, और उसके बाद पोजीशन ऑफ
सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट उसका हम निकाल दिया। चलिए अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। चलिए बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वाला है, कहता है द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ थ्री पार्टिकल्स ऑफ मासेज m1 बराबर 1 kg, m2 बराबर 2 kg एंड m3 बराबर 3 kg r1 बराबर ये है, r2 बराबर ये है, r3 बराबर ये है। कहता है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताइए। वेरी सिंपल, ये तो डायरेक्ट जो अभी अभी फॉर्मूला हम लिखा है वही है। आर सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 बट्टा m1 प्लस m2 प्लस m3। सिंपल है। m1 कितना है बेटा 1 kg, सीधा i प्लस 4j प्लस k हो गया एक तो, प्लस m2 कितना है 2 kg, तो 2 इंटू r2 कर देंगे सीधे। 2 इंटू r2 कितना i प्लस j प्लस k प्लस m3 कितना 3 kg, तो 3i इंटू 2i माइनस j या माइनस 2k। और डिवीजन में क्या हो जाएगा बुआ, 1 प्लस 2 प्लस 3 तो 3 और 2 5 और 1 6 बराबर क्या हो जाएगा 1i और 2i 3i और प्लस 3 दूना 6i 6 3 9i हो जाएगा बेटा। फिर 4j और प्लस 2j 6j और माइनस 3j, तो 3j हो जाएगा और फिर प्लस होगा क्या होगा k और प्लस 2k 3k और माइनस माइनस 6k, यानी कि 3k में से 6k गया तो माइनस 3k हो जाएगा, होगा डिवाइडेड बाई क्या 6, यानी कि हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया 9 बटा 6 3 3 9 2 3 6 1.5 i प्लस 0.5 j माइनस 0.5, ये क्या हमारा आ गया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना। ये क्या आ गया बेटा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हमारा आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। चलिए बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर पार्टिकल ऑफ मासेज m1 बराबर 1 kg, m2 बराबर 2 kg, m3 बराबर 3 kg एंड m4 बराबर 4 kg आर प्लेस्ड एट द फोर वर्टिसेस ऑफ ए four vertices of vertices A, B, C and D of a square of side 1 meter. Find the position of center of mass of the particles, या फिर इसको मोर पार्टिकल्स कर दीजिए इसको, ठीक है। चलिए फोटो बनाते हैं पहले। ये हमारा स्क्वायर हो गया बेटा। अब कहता है यहाँ पर m1, यहाँ पर m2 ले लो बेटा, यहाँ पर m3 और यहाँ पर m4 ले लो। सबका मास दिया हुआ है, स्क्वायर है तो ये अगर 1 मीटर तो ये भी 1 मीटर, वो भी 1, ये भी 1, ठीक है। कहता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालिए। पोजीशन निकालने के लिए सबसे पहले हमको एक काम करना पड़ेगा बेटा कि हमको ओरिजिन लेना पड़ेगा और उसके रेस्पेक्ट में हम उसका पोजीशन निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। तो चलो हम इधर क्या ले लेते हैं बउआ एक्स एक्सिस, और इधर क्या लेते हैं बेटा वाई एक्सिस। तो ये हमारा ओरिजिन कहाँ पर आया है, पार्टिकल m2 जहाँ है वहीं पर हमारा क्या है बेटा ओरिजिन है ना, ओरिजिन है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैं मास, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में हम पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इसका निकाल लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। m2 के रेस्पेक्ट में अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो m1 को यहीं ले लो, m1 के रेस्पेक्ट में निकाल देंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ m2 ले लो, यहाँ आप m3 ले लो और यहाँ पर में आप m4 ले लो। m1 के रेस्पेक्ट में हम सबका पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। m1 के रेस्पेक्ट में जहाँ पार्टिकल m1 है उसके रेस्पेक्ट में हम पोजीशन ऑफ
सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे? एक्स सेंटर ऑफ मास बराबर क्या होता है? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 बटा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। चलिए m1 x1 ओरिजिन यही है, तो x1 इसका पोजीशन तो ये जीरो हो जाएगा, पहला तो जीरो हो गया, वही है x कोऑर्डिनेट। m2 x2, m2 ये है हमारा मास, इसका कितना बेटा? 2 kg, तो 2 इंटू इसका पोजीशन क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 1 लिख दिया प्लस m3x3, इसका भी x कोऑर्डिनेट क्या है? 1 ही है, मास क्या है? 3 है, 3 इंटू 1 कर दिया प्लस m4x4, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है, यही तो y कोऑर्डिनेट है इसका, लेकिन है x एक्सिस पर, तो 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया बेटा। डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, यहाँ 3 और 2 5 बटा क्या हो गया? ये देखो ना, 3 प्लस 2 5 बटाई 4 3 7 2 9 1 10 बराबर हाफ मीटर हो गया। बाई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बेटा? सिमिलर पैटर्न पर m1/1 प्लस m2/2 प्लस m3/3 प्लस m4/4 बटा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ये बराबर क्या हो जाएगा? m1/1, m1 का बाई कोऑर्डिनेट भी 0 ही है बेटा जी, तो इसको 0 कर देते हैं। m2/2, m2 का भी y कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ देखो x एक्सिस पर है, तो 0 हो गया, ये भी 0। m3 का y कोऑर्डिनेट क्या है? मास तो 3 kg है, y कोऑर्डिनेट ये क्या है? 1, 1 कर दिया प्लस m4 का y कोऑर्डिनेट क्या है? 1 ही तो है, 1 बटा फिर वही 10, तो ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 7 बटा 10, ये आया 0.5 और ये आया 0.7 मीटर, यानी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इसका क्या हो जाएगा? देख लो, नहीं ना हो जाएगा? 0.5 आई कैप प्लस 0.7 जे कैप, यही हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया बेटा। ये एक्चुअल में अभी हम पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सिर्फ पर ही सिर्फ प्रॉब्लम बना रहे हैं, अभी इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने में ही, बाकी तो सब कंसेप्ट लमसम हम इसमें दे दिए हैं लगभग, तो नेक्स्ट हम इस पर डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और सीख लेते हैं आज, पहले हम क्या सीख लेते हैं बेटा? देखिए अभी बता देते हैं, उसको जरा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, ऐसा कोनो बड़का बात नहीं है। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हम लिखे थे? एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था बेटा? m1a1 प्लस डॉट 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 mnan बटा टोटल मास। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो हमारे सिस्टम के ऊपर, जिस सिस्टम का हम कंसीडर किए हैं, ये अगर 0 हो तो दिस बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 0। समझ रहे बात? यानी कि हम लिख सकते हैं यहां से कि m1a1 प्लस m2a2 प्लस डॉट 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 mnan बराबर 0। क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला है, प्रॉब्लम बनाने में बहुत काम आएगा, ठीक है। दूसरा, अगर एक्सीलरेशन 0 है तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि m1v1 प्लस m2v2 प्लस डॉट 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 mn बराबर भी क्या होगा जाएगा? या तो 0 होगा, या फिर अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, नहीं तो कांस्टेंट हो जाएगा। ये अगर एक्सीलरेशन 0 हो और इनिशियल वेलोसिटी भी उसका 0 हो तो दिस बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर एक्सीलरेशन 0 हो और इनिशियल वेलोसिटी भी उसका 0 हो तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि सेंटर ऑफ मास क्या चीज में रहेगा? अगर रेस्ट में है बेटा तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करेगा। बात समझ में आ रही है?
इसी प्रकार से हम इसको और ले जाएंगे तो पाएंगे m1r1 प्लस m2r2 प्लस डॉट 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 mn rn बराबर क्या हो जाएगा, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो हो, तो क्या चीज में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, जहां था वहीं रहेगा। कहने का मतलब कि क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो m डेल्टा r1 प्लस m डेल्टा r2 प्लस डॉट 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 mn और डेल्टा rn बराबर क्या होगा, जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इसको और एक्सटेंड आप कर सकते हैं कि डेल एक्स m1 डेल एक्स प्लस m2 डेल एक्स प्लस mn डेल एक्स बराबर क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स को एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो होगा। वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन कब होगा, इसको समझिए कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन आवर सिस्टम इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है बेटा, जीरो है। और क्या, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, यानी कि रेस्ट में है। तो m1 v1 प्लस m10 vn बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन मेथड से। दो चार वो उसमें हम दिखाएंगे कि कैसे निकालते हैं, बाकी आप लोग आराम से, फॉर्मूला तो हम लिखवा चुके हैं। उसके बाद फिर कॉलिजन डिस्कस करेंगे, इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस वगैरह वगैरह। आप लोग एक काम करना बेटा, नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट डे आएगा, लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ा सा रीडिंग डाल लेना है इसके ऊपर। कोई भी बुक उठा के, कोई भी बुक उठा लें, बुक कोई भी, ये नहीं होता है कि मैंने ये बुक बहुत अच्छा है, वो बुक बहुत खराब, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब बुक अच्छा होता है। किसी भी बुक से आप रीडिंग डाल लेना ताकि बड़े अच्छे से आपको जो टॉपिक हम स्टार्ट किए हैं समझ में आए। ठीक है, कोई भी बुक खराब नहीं होता है। वो सब बकवास है कि फलाना बुक से पढ़िए, चिलाना बुक बहुत अच्छा है, और कौन बुक खराब नहीं होता है, सब अच्छा बुक होता है। किसी से भी पढ़िएगा, तरीके से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, प्रॉब्लम बढ़िया से बनाइएगा तो बेड़ा पार है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। टनाटन पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। हम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब का वीडियो डला रहा है, सब आ रहा है टॉपिक, मज़े से आप जो है